Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. As you know, I have already covered so many videos of the science and tech. If you have not watched, please visit all of that. And friends, I have created so many playlists like history, political science, geography, and if you want to crack the UPSC and the any state PCS examination, then you have to visit on all of the video, because if you will watch one videos on my YouTube channel, then it will create a dot in your mind, means you will have memory regarding this thing. But if you will able to watch all the videos, then it will connect all the dots in your mind, and that will be beneficial for you at the time of the examination. You will cover all the syllabus for the UPSC and the state PCS examination by doing such practice. ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वीडियो रहेगी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्यूल सेल्स इज और आर करेक्ट। फ्यूल सेल्स के बारे में बात की गई है। फ्यूल सेल्स सप्लाई डायरेक्ट करंट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं क्या फ्यूल सेल्स। सेकेंड है द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर स्टोर हाइड्रोजन एंड सॉलिड ऑक्सीडाइजर टू सस्टेन द केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं क्या, हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं और सॉलिड ऑक्सीडाइजर को केमिकल रिएक्शन के लिए स्टोर करते हैं क्या। द फ्यूल सेल्स डिस्चार्ज रैपिडली व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैटरी। जो परंपरागत बैटरी है आपकी, और उसको ट्रेडिशनल बैटरी की उसमें कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्चार्ज होती हैं क्या, जल्दी रैपिडली। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए और साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और फ्रेंड्स, जैसे आपका गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाएगा, और फिर आप गलती करोगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ गलती की थी। आप एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ठीक हो रहा है तो मतलब आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं और आपका फुल प्रिपरेशन है, एग्जाम क्रैक करोगे आप। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ए फ्यूल सेल्स इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्यूल सेल्स क्या होता है, डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट के फॉर्म में सप्लाई करता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज द सेल और क्या क्या इसके प्रोडक्शन है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है और हीट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स डू नॉट स्टोर सॉलिड ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन एयर से ले लेंगे। हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन सोर्स, जो हाइड्रोकार्बन सोर्स है वहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे। ऑक्सीजन एयर से ले लेंगे। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, H2O बन जाएगा। दिस इज ए रेडॉक्स प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। द ट्रिक ऑफ ए फ्यूल सेल इज टू यूज द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टू परफॉर्म वर्क। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इस ट्रिक को ही यूज़ किया जाता है फ्यूल सेल में अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो इसमें ऑक्सीडाइजर को स्टोर नहीं करता ये। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्यूल सेल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग बैटरीज। फ्यूल सेल्स क्या हैं, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग बैटरी हैं। दे एक्सप्लॉइट इलेक्ट्रोसिस रिएक्शन इन अ मैनर सिमिलर टू द ट्रेडिशनल बैटरी। ये वैसा ही मैकेनिज्म होता है जैसे ट्रेडिशनल बैटरी में। हाउएवर द रीएजेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रीसप्लाइड टू द सेल्स। रीएजेंट सप्लाई होते रहते हैं, हेंस दे डू नॉट डिस्चार्ज लाइक ट्रेडिशनल बैटरी। ट्रेडिशनल बैटरी डिस्चार्ज जल्दी होती हैं, फ्यूल सेल्स लेट में डिस्चार्ज होते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस ही यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सोयल सोलराइजेशन मेथड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द सोलर रेडिएशन टू कंट्रोल सोयल बोर्न पैथोजेंस। सोलर रेडिएशन का यूज होता है इसमें, सोयल जो आपकी भूमि से पैथोजन पैदा होते हैं। सेकेंड है द सोयल नीड्स आर टू बी केप्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब इसमें क्या ड्राई रखी जाती है आपकी भूमि। थर्ड है सोलराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव दैन द केमिकल सोयल इन्फेस्टेशन। तो क्या ये महंगा पड़ता है जो केमिकल वाले से। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड, डी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन ए है।
पहले सोयल सोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोयल हमारी भूमि, सोलराइजेशन या सोलर का सूर्य ऊर्जागाइजन इको फ्रेंडली, मतलब इसमें बाहर की चीज़ों का नहीं, एनवायरनमेंट का यूज किया जाता है। मेथड दैट इज कंपेटेबल विद द ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनिक खेती में काम आएगा क्योंकि इट इज़ एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग सोयल बोर्न पैथोजन। अपनी धरती में जो पैथोजन पैदा होते हैं, हार्मफुल रहते हैं जो फसल के लिए, वो विच इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द एग्रो इकोसिस्टम रिगार्डिंग सोयल न्यूट्रिएंट इंप्रूवमेंट एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें तो अच्छी फसल होगी, जैसे निराई गुड़ाई करते हैं उसके लिए हम। सेकंड क्या है, सोयल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो इसमें क्या, खेत के ऊपर बस एक पॉलीथीन लगा देते हैं, उसमें इसका सोलराइजेशन बोलते हैं, सोयल सोलराइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सोयल सोलराइजेशन इज ए मेथड ऑफ द सोयल डिसइंफेस्टेशन based on the its solar heating by the mulching a soil with a transparent polythene। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा देंगे ड्यूरिंग दी हॉट सेशन, देयर बाई कंट्रोलिंग सोन बोन पेस्ट। तो उसमें पेस्ट पैदा होते हैं, उनको कंट्रोल करेगा वो। अपनी धरती पे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा देते हैं खेत में, तो उसे सोयल सोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब सूर्य की ऊर्जा वहीं रोक देते हैं, जिससे कीड़े वीड़े मर जाएंगे, वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी फसल बोएंगे तब। एजुकेट सोयल मॉइस्चर ड्यूरिंग दी सोलराइजेशन। तो मॉइस्चर होनी चाहिए उसमें, एजुकेट पर्याप्त मात्रा में। क्रूशियल टू इंक्रीज द थर्मल सेंसिटिविटी टारगेट ऑर्गेनिज्म, इम्प्रूव हीट कंडक्शन इन द सोयल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती रहेंगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ ए नॉन केमिकल मेथड विद लेस ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सोयल। तो जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं नहीं करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट है जो जीने वाले हैं, या एबायोटिक हैं जो सिम्बोसिस में नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इट इज़ ए सिंपल, इट इज़ लेस कॉस्टली देन, मतलब को केमिकल से सस्ता पड़ता है, क्योंकि केमिकल यूज करना तो हार्मफुल भी है बॉडी के लिए और महंगा भी पड़ता है। फर्टिलाइजर वगैरह सब, ये हमारे हर्बिसाइड्स वगैरह भी महंगे आते हैं। सोयल सोलराइजेशन जस्ट इन्वॉल्व्स कवरिंग द मोस्ट सोयल विद द पॉलीथीन शीट। करने जो आपकी नमी है धरती में, उसको पॉलीथीन से कवर कर दो, हीट को प्रिजर्व कर लेंगे। फॉल किलिंग सोयल बोर्न पैथोजन है। इट इज़ लेस कॉस्टली केमिकल सोयल इन इन्फेस्टेशन विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कॉस्टली केमिकल्स। केमिकल यूज होते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द लेजर एंड एलईडी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एलईडी वर्क्स लाइट एमिटिंग डायोड। जो एलईडी बल्ब हमारे घरों में यूज होते हैं, तो उसको भी सोच सकते हैं आप। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन, वेयर लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो क्या उस पर स्टिमुलेटेड एमिशन पे यूज करता है, और लेजर क्या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे यूज करता है। सेकंड है, लेड एलईडी लाइट इज इनकोहेरेंट वेयर द लाइट प्रोड्यूस लेजर इज कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट मतलब एक जगह फोकस हो। तो थर्ड है, एलईडी आर मोर एफिशिएंट देन लेजर इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। मतलब ज़्यादा, मान लो आपका एनर्जी आई तो लाइट कितनी फेंकता है, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका बी सॉल्यूशन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड emits light as a consequence of the charge carries recompensation across pn junction, whereas laser, इसको लेजर को क्या बोलते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। emits light as a result of the photons striking the atom। तो एलईडी में क्या है आपका, रिकम्बिनेशन अक्रॉस पीएन जंक्शन में कम्बिनेशन होता है, उसमें क्या है फोटोन्स रिलीज होंगे लेजर में, और इसमें आपका कम्बिनेशन होता है रिकम्बिनेशन अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, द एटम एंड कंपेलिंग देम टू रिलीज ए सिमिलर फोटोन। फोटोन का यूज होता है लेजर में, उसमें जंक्शन का पीएन जंक्शन का यूज। एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, एलईडी वर्क यूज करते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेंस। लुमिनेंस होता है मतलब चमक देना, इलेक्ट्रिकल जो हो रहा है उससे चमक आएगी, बस यही है। लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, वो एमिशन पे यूज होता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लेजर क्या है, एवरी रिलीज फोटोन स्ट्राइक्स होते हैं अनदर एटम टू रिलीज ए सिमिलर फोटोन, देयरफॉर बीम ऑफ लाइट दस प्रोड्यूस इज कोहेरेंट। एक कोहेरेंट होती है, इकट्ठी होती है। while in the case of the LED light it incoherent, thus light emitted by the LED consists of many colors। LED light के many colors होते हैं, while the light beam generated the laser is monochromatic, एक कलर होता है लेजर में, इसमें बहुत सारे कलर हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ द पावर इज कन्वर्टेड इनटू द विजिबल लाइट। मतलब एनर्जी कन्वर्जन है जो
डिस्क्राइब करता है भाई कितनी लाइट आई, कितनी एनर्जी आई, उसको लाइट में कितना कन्वर्ट किया। इट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द एलईडी लेस एफिशिएंट 70% फॉर द लेजर। तो एलईडी कम एफिशिएंट है, लेजर ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सपोजर टू द स्पेसिफिक पैथोजन। इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ हो जाएगी तो एक्वायर्ड बोलते हैं क्या इसको। सेकंड है इट कैन बी डेवलप्ड इन द बेबीज़ फ्रॉम द मदर टू ब्रेस्ट मिल्क। तो बेबीज़ में भी पैदा हो सकती है, मदर का जो मिल्क पीते हैं छोटे बच्चे। थर्ड है एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड थ्रू द प्लाज्मा थेरेपी कैन बी इंड्यूस्ड फॉर द लॉन्ग इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ पैदा की जा सकती हैं प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, लॉन्ग बूस्ट इम्यूनिटी देते हैं क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। इम्यूनिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब अंदर होता है बॉडी के, एंडाउड विद प्रदान किया जाता है कैपेसिटी टू रिकग्नाइज एंड टॉलरेट वट एवर बिलोंग्स टू द सेल्फ। मतलब जो अपने से बिलोंग करता है उसके तो रिकग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये मेरे अंदर का पैथोजन है। जैसे एक बैक्टीरिया है और वो बाहर का है तो रिकग्नाइज एंड रिजेक्ट व्हाट इज फॉरेन, जो फॉरेन का उसको रिजेक्ट करता है। टू टाइप्स होता है, इनेट जो आपके बचपन से पैदा हुई इम्यूनिटी है, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट वन डेवलप्स ओवर लाइफ टाइम, मतलब अपने पूरी लाइफ में आप जैसे क्या कहते हैं उसको एक्वायर्ड कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म दैट कैन बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली वन से पैथोजन। तो इनेट क्या है, जब इमीडिएटली आप पे अटैक हुआ तभी पैदा होगी, नहीं तो वो पैदा नहीं होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ ए पैथोजन स्पेसिफिक वर्क्स बेस्ड ऑन दी मेमोरी। मतलब कोई पैथोजन आया तभी एक्ट किया, उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। इफ़ द इम्यूनिटी इज डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द पैथोजन सच इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कोई पैथोजन आया तभी इम्यूनिटी डेवलप हुई, इसको ही एक्वायर्ड कहते हैं, एक्वायर कर लिया अपने। बेबीज डेवलप पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसके खिलाफ एक अपने आप ही इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। वो एग्जांपल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इम्यूनोग्लोबिन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन ह्यूमन मिल्क, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। थर्ड है ए डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। मतलब एक ये जो ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा दूध पीता है, कई बार उसको डाइजेस्ट नहीं होता हो तो उसको डॉक्टर लुकोपाइन या कुछ तो आपको हार्मोन देगा या उसको मतलब दवाई देगा, उससे क्या है आपका बच्चे का डाइजेस्ट होना हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दिन बाद इम्यूनिटी बूस्ट कर लेता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट्स व्हेन ए पर्सन, जैसे प्लाज्मा किसी में डाल दिया तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये थोड़े टाइम के लिए रहती है, लंबे टाइम के लिए नहीं रहती। जैसे हम कोरोना काल में यूज़ कर रहे थे, प्लाज्मा किसी का निकाल के दूसरे में डाल रहे थे, शॉर्ट पीरियड के लिए, इसकी ज़्यादा टाइम नहीं होती है जो प्लाज्मा थेरेपी से हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं किसी बीमारी के खिलाफ। 25th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation of the national park and the wildlife sanctuary recently in the news, which of the following is or are correct। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ द नेशनल पार्क या मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, क्या न्यूज़ में था उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ द हाउ वेल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर बीइंग मैनेज्ड। सेकंड है, इट इज़ द असेसमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द IUCN या वर्ल्ड कमीशन ऑफ द प्रोटेक्टिंग एरिया या फ्रेमवर्क ऑफ द MEE। द ओवरऑल मीन MEE स्कोर्स ऑफ इंडिया इज लोअर देन द ग्लोबल मीन। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है रिलीज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation of the 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री। 140 के पैरामीटर पे बताया गया है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने किया है या रिलीज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन है। यो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर बीइंग मैनेज, कितने अच्छे से मैनेज किए जा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द असेसमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड फ्रॉम द IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टिंग एरिया फ्रेमवर्क MEE पे हमने किया है, अडोप्ट किया है।
थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओवरऑल मीन एमएमई स्कोर ऑफ इंडिया इज 62.01 विच इज़ हायर देन दी ग्लोबल मीन 56%। तो हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। विद रिगार्ड टू दी निर्भय मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निर्भय मिसाइल के बारे में स्टेटमेंट, इट इज़ ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या सुपरसोनिक है मतलब एक मैक से स्पीड ज़्यादा है क्या? इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम दी मल्टीपल प्लेटफॉर्म, बहुत प्लेटफॉर्म से यूज़ की सकती है, पानी से, हवा से, कैसे। इट इज़ कैपेबल ऑफ द कैरिंग बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वारहेड्स, न्यूक्लियर वारहेड्स या कन्वेंशनल वारहेड्स लेके जा सकती है। फोर्थ है, इट हैज़ ऑपरेशनल रेंज ऑफ दी 100 किलोमीटर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड और सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। इसका सी आंसर करेक्ट है। निर्भया क्या है? निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, एक मैक से कम स्पीड है निर्भया की। लॉन्ग रेंज है, वाल वेदर सब सोनिक क्रूज मिसाइल। इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग वार हेड्स, 300 kg वार हेड्स ले सकता है। 0.6 से 0.7 मैक स्पीड है। सबसोनिक स्पीड इज लेसर देन 1 मैक। सुपर सोनिक कंडीशन अक्कर फॉर द मैक नंबर ग्रेड। सुपर सोनिक बताया कि ये क्या क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पीड वाला होता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। निर्भया कैन बी डिप्लॉयड फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज सी, लैंड, एयरक्राफ्ट एंड अंडर वाटर। सबसे ही निर्भया लॉन्च की जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वार हेड्स। इट इज़ ए 2-stage मिसाइल पावर्ड बाय ए सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर। तो सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर होता है, 2 स्टेज होता है और ये न्यूक्लियर हार्ड, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ले जाती हैं। निर्भया हैज 800 to 1000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस। रेंज कैन फ्लाई वेरी लो टू अवॉइड डिटेक्शन। राडार में ना आए तो लो भी फ्लाई कर सकती है। टेरिंग हगिंग कैपेबिलिटी है। द निर्भया क्रूज मिसाइल इज एन इंडियन वर्जन ऑफ द अमेरिकन टोमाहोक। अमेरिकन का ही इंडियन वर्जन है टोमाहोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th क्वेश्चन। With reference to the monoclonal antibodies, consider the following statements. First statement है, they are proteins made by the cloning a unique white blood corpuscle। तो क्या ये प्रोटीन रहते हैं जो क्लोन होता है, मतलब कॉपी करना किसी चीज़ का। यूनिक ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स का ही जो रेमिनेसेंट है, मरने के बाद कॉर्पस्कुल बोलते हैं, तो उसकी कॉपी करना होता है क्या, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सेकंड है, इट बाइंड्स ओनली टू द पार्ट ऑफ द एंटीजन विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी। तो ये एंटीजन से ही क्या बाइंड रहता है, एंटीबॉडीज़ के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है। दे कैन बी कंबाइंड विद द ड्रग टू ट्रीट डिजीज लाइक कैंसर। तो कंबाइन किया जा सकता है उनको कैंसर जैसी डिसीज के लिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस नेचुरली बाय द इम्यून सिस्टम दैट ए टारगेट स्पेसिफिक फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। एंटीजन बोलते हैं, टारगेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। दे आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वंस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोन्स डिराइव्ड फ्रॉम द वन पेरेंट सेल्स। क्लोन्स बनाया था पेरेंट सेल से। They are man-made protein that like a human antibody in the immune system. They are made by the cloning a unique white blood cells का क्लोन करके man-made के द्वारा प्रोटीन बनाए गए हैं। The monoclonal antibodies MABS बोलते हैं short form have monovalent affinity. They bind only to same epitope, a part of the antigen that is recognized by the antibody. तो जो एक पार्ट रिकग्नाइज किया उसी पे ही ये रहते हैं। दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म मैनी रोल्स, बहुत सारे रोल पैदा कर सकते हैं। लाइक दे कैन यूज टू कैरी ड्रग्स, टॉक्सिन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डायरेक्टली टू द अफेक्टेड सेल्स एम टू मैनी डिजीज। तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि आपने इंजेक्शन लिया तो जो आपका इन्फेक्टेड सेल्स है, जैसे डेड सेल्स ही तो कैंसर होता है, तो आपका डायरेक्ट उस सेल्स पे जाके अटैक करेगा। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं या माइक्रो एंटीजन टेक्नोलॉजी बोल दो इसको। तो कैंसर को रिलाइज करने के लिए भी है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कहा जाता है इनको, तो यही नैनो टेक्नोलॉजी का जो आपका पार्ट खराब है सीधा वहीं पे दवाई पहुंचे, इसी का यूज किया सकता है। कैंसर का भी इलाज हो सकता है इससे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस डेब्रिस कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्लियर स्पेस 1 इज ए डेब्रिस रिमूवल मिशन कमीशन बाय द USA। सेकेंड है, Kessler syndrome is associated with the cascading effects of the collision of the space debris। केसलर जो सिंड्रोम है, कैस्केडिंग इफेक्ट्स होता है, जैसे आगे आप बढ़ जाएं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, जैसे महंगाई बढ़ती है उसको भी कैस्केडिंग इफेक्ट बोल देते हैं।
तो स्पेस डेब्रिस से आगे बढ़ जाए तो उसको ही क्या है ये बोला गया है। थर्ड है प्रोजेक्ट नेत्रा इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्टेड हजार्ड्स फॉर स्पेस डेब्रिस से जो नेत्रा प्रोजेक्ट है, क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या नेत्रा आपने न्यूज़ में पढ़ा भी हुआ, नेत्रा किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है? मान लो स्पेस डेब्रिस इज एनी पीस ऑफ मशीनरी और डेब्रिस लेफ्ट बाय ह्यूमंस इन स्पेस, फॉर एग्जांपल डेड सैटेलाइट्स एंड पेंट फ्लैंक्स। जैसे क्या होता है, अभी एंटी सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तब इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि मोदी जी की स्ट्रेटजी है वो सैटेलाइट को मार गिराया, ये है वो हमारा काम नहीं कर रहा था सैटेलाइट, उसको मार के दिखाया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, चौथा कंट्री बन गए हम, न्यूज़ में था। तो इसी से बात रिलेटेड है कि भाई आप डेब्रिस फैला देते हो, ये भी न्यूज़ में था कि आपने उसको वहाँ पे शूट किया तो वो डेब्रिस फैल गया स्पेस में। तो उसी की रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर स्पेस 1 इज प्लान्ड एज द फर्स्ट स्पेस मिशन। ये क्लियर स्पेस को क्लियर करो पहला मिशन था। रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द ऑर्बिट। द मिशन इज बीइंग प्रोक्योर्ड स्विस स्टार्टअप क्लियर स्पेस, स्विट्जरलैंड की कंपनी है क्लियर स्पेस नाम से। इस कमीशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया टू हेल्प एस्टैब्लिश ए न्यू मार्केट इन ऑर्बिटिंग सर्विसिंग एज वेल एज डेब्रिस रिमूवल। तो ऊपर जो हमने सैटेलाइट जो काम नहीं कर रहे हैं उनको डेब्रिस को रिमूव करना क्लियर स्पेस एजेंसी है स्विस की और यूरोपियन एजेंसी का हाथ था। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। Kessler syndrome is a scenario in which density of objects in the low Earth orbit due to space pollution is high enough to collision between the objects could cause a cascadian, which each collision generates more space debris that increase the likelihood of the further collision। मतलब इसमें क्या कैसलर सिंड्रोम्स हो जाएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में जितने भी हैं स्पेस पॉल्यूशन पहले से ही है, कोलिजन इतना हो जाएगा कि बड़े बड़े हो जाएंगे वे और कोलिजन आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको ही कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसरो प्रोजेक्ट्स नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, नेत्रा बोलते हैं नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू सिक्योर इट्स सैटेलाइट एंड अदर एसेट्स इन द स्पेस फ्रॉम स्पेस डेब्रिस। इट्स पोस्ट ट्रैक एंड कैटालॉग ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक छोटे को पहचान लेगा कि मेरे उस सैटेलाइट में लगे और 3400 किलोमीटर तक पहचान लेगा। इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसाइल्स एंड स्पेस अटैक्स द एडवर्सरीज। तो अपने सैटेलाइट्स वगैरह को एडवर्सरी से बचाएगा, उसको नेत्र की आँख की तरह काम करेगा, कोई छोटे से छोटा भी उसकी तरह आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा सैटेलाइट को। विद रेफरेंस टू द 4D प्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन एडिटिव प्रोसेस टू मेक एडप्टिव ऑब्जेक्ट्स विच कैन चार्ज देयर शेप विद द टाइम एंड टेम्परेचर। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स को एडोप्ट करने का है जिसमें क्या किया जाता है, शेप एंड टाइम को टेम्परेचर का यूज किया जाता है। सेकेंड है इट इज स्टिल ए थियोरेटिकल स्टेज, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड सो फार यूजिंग। जैसे 3D टेक्नोलॉजी वैसे 4D प्रिंटिंग कैसे आई है आज तक यूज़ नहीं हुई। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सोल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 4D प्रिंटिंग एज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच प्रिंटेड ऑब्जेक्ट चेंजेस शेप विद द टाइम एंड टेम्परेचर। मतलब जो आपने प्रिंट किया ना उसकी शेप चेंज हो जाएगी टाइम की और टेम्परेचर की वजह से ही। सम अदर टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन 4D प्रिंटिंग अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ द डायनेमिक स्ट्रक्चर्स विद एडजस्टेबल शेप्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटी। तो टाइम टू टाइम उसकी शेप चेंज हो जाएगी, 4D प्रिंटिंग उसको बोलते हैं। देखो लेटेस्ट चीज़ है ये। नासा हैज ऑलरेडी डेवलप्ड ए स्मार्ट टेक्सटाइल नोन एज स्पेस फैब्रिक यूजिंग 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो हमने नासा ने स्पेस फैब्रिक्स बना लिया 4D टेक्नोलॉजी पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी साथी पोर्टल लॉन्च रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इट इज़ ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो हमारे बीईई आप बताना कि कब एस्टैब्लिश किया गया था और ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। और ये हमारा स्टार रेटिंग देता है जो फैन पे कूलर पे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कितना एनर्जी हमारा 3 स्टार है, 2 स्टार कूलर है या फ्रिज है जो भी है। इट सेकंड है इट एम्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन एंडेवर्स एट ए स्टेट लेवल ऑन ए रियल टाइम बेसिस। तो मॉनिटर करता है कि हमारा वेरियस एनर्जी कन्वर्जेशन एंडेवर है स्टेट लेवल पे रियल टाइम बेसिस पे कितना हम कंजर्व कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है, दोनों ठीक हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये एसोसिएशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज द 13th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड नेका फंक्शन में ड्यूरिंग द इवेंट साथी स्टेट वाइज, साथी मीन स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स, एक्शन ऑन एनुअल टारगेट, स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी से हो गया। तो इसके पोर्टल बना दिया कि ऑफ स्टेट डिसइंटीग्रेटेड एजेंसी, दो दूर दूर एजेंसी फॉर द स्टेट लेवल एक्टिविटीज वाज लॉन्च। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द साथी पोर्टल इज ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट एम्स टू फैसिलिटेट द रियल टाइम मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन एंडेवर्स एट द स्टेट लेवल। मतलब कहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर लिया हमने, कहाँ तक पहुँच गए। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Okay friends, bye.